वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप सब बेटर होंगे। आपको टोटल 5 क्लासेस हमारी देखने को मिल चुकी हैं। 5 क्लासेस आपकी ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड थी। 6th क्लास में हमने CCS कंडक्ट रूल की बात करी, 7th क्लास में हमने CCS लीव रूल्स की बात करी। तो अभी ये आपकी 8th क्लास आपको देखने को मिल रही है। तो आप सीरीज अगर देखोगे तो आपको ये 6th क्लास है आपकी ऑफिस प्रोसीजर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको 6th समझो या कोर्स के अकॉर्डिंग आप इसको 8th क्लास समझो। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा प्लस मेंबर वाले ग्रुप में जो हमने मॉक टेस्ट भेजा उसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस के बाद आपको आंसर्स दिए गए हैं। आंसर्स के बाद उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिला था उस PDF में। तो साथियों प्लस मेंबर ग्रुप पर हमने आपको मॉक टेस्ट भेजा जो हमारी सीरीज़ का पहला मॉक टेस्ट था, जो हमारी निटा सीरीज़ का फर्स्ट मॉक टेस्ट था। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जो हमारी लास्ट क्लासेस से थे। टोटल 10 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस भी वहाँ पे दिए गए हैं और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को वो बेटर बनाएंगे जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे। इस तरह से मॉक आपको देखने को मिलते रहेंगे। बाकी अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्लास में क्या करवाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। ये क्लास आपकी हेल्पफुल रहेगी आपके सेक्शन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। ठीक है साथियों, देखो ये सेक्शन ऑफिसर के भी 1-2 एप्लीकेंट हैं हमारे जो आपको प्लस मेंबर ग्रुप में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए ये मेंशन किया है यहाँ पे। चलो साथियों, ऑफिस प्रोसीजर्स की बात है। टोटल 12 चैप्टर होते हैं आपके ऑफिस प्रोसीजर्स में। हम आपको 5 चैप्टर करा चुके हैं। ये आपका 6th चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे आपके फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो साथियों क्या होता है इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि किस तरह की कम्युनिकेशन, आप देखोगे, आप सिलेबस में देखोगे एक तरह से कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, इस तरह का कुछ अगर वर्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है, या करस्पॉन्डेंसेस हैं कि डिपार्टमेंट के बीच में आप किस तरह से बातें करते हो, या कोई रेफरेंसेस हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब आपका डिस्कशन आज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। जितने भी आपके जैसे लेटर हो गया, डेमी लेटर हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑफिस ऑर्डर हो गया, ऑफिस मेमोरेंडम हो गया, ये सारे के सारे आपके कम्युनिकेशंस के चैनल हैं। तो इन्हीं चैनल्स की बात करेंगे, अच्छे से आपको थ्योरी में समझाएंगे, बाद में मॉक में आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मॉक में अच्छा स्कोर करने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज पहले थ्योरी होगी, बाद में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, बात करेंगे 6th चैप्टर है फॉर्म एंड प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन की बात चलती है यहाँ पे। तो टोटल जो 11 कम्युनिकेशंस है वो हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। पहला है आपका लेटर, दूसरा है डेमी लेटर जिसको डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम है, 4th पे आपका इंटर डिपार्टमेंटल नोट है, 5th पे आपका ऑफिस ऑर्डर है और 6th पे आपका ऑर्डर है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, जिनको पहले इंटर डिपार्टमेंटल नोट बोलते थे, मतलब आज बोलते हैं, वो पहले यूओ नोट बोला जाता था। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को जो हमारी वीडियो देख रहा है उसको यूओ की फुल फॉर्म पता है तो इसमें मेंशन जरूर करें। ठीक है, तो यूओ नोट कब बोलते थे? जब आपका 7th एडिशन जो आया ना CSMOP का, उससे पहले इसको यूओ नोट बोलते थे। अब ये CSMOP ना मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, हम तो सीधा सीधा याद रखते हैं OP ऑफिस प्रोसीजर, बट पूरा नाम क्या है उनका? ये रहा CSMOP, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इस तरह से कुछ होती है फुल फॉर्म। ठीक है, तो जिन भाइयों को पता है वो फुल फॉर्म भी मेंशन करेंगे कमेंट में, CSMOP और आपका यूओ नोट के बारे में। ठीक है, तो टोटल 7 फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं। तो टोटल साथियों यहाँ पे हमने 6 फॉर्म्स आपको बताई हैं। 7 से आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। तो ये देखो, आप 7 से आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, ये आपका नोटिफिकेशन है, ये आपका रिजोल्यूशन है, ये आपका प्रेस कम्युनिक या नोट बोला जाता है, ये आपका इंडोर्समेंट है और ये आपके मिनट्स हैं। तो कितने फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस की बात की हमने? 11 की। अब क्या करेंगे, ये मैंने आपको नाम बताए हैं केवल। ठीक है, ये क्या बताए हैं मैंने? केवल आपको नेम बताए हैं। अब इनके बारे में
वो पढ़ेंगे जो आपके पेपर से पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, जितना बनाया है वो सफिशेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, सफिशेंट रहेगा आपका, आप पढ़ोगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो 1 बाय 1 डिसाइड करते हैं, आपसे बातें करेंगे, कुछ भी आपका कोई कमेंट होगी उस तरह से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलो लेटर के बारे में देखते हैं। तो लेटर क्या होता है, लेटर को एक सैल्यूटेशन के साथ में शुरू किया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में। ठीक है, कि भाई अगर कोई आप लेटर लिखते हो तो उसमें सैल्यूटेशन क्या सर या मैडम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे या जो एप्रोप्रिएट हो। अगर किसी मैडम को लिख रहे हैं लेटर तो मैडम होगा, सर को लिख रहे हैं तो सर। नहीं पता तो दोनों चीज़ लिखी जाती है, सर या मैडम। ठीक है, जब आपको नहीं पता होता। आई थिंक इट्स ओके। लेटर के बाद बात करेंगे डेमी ऑफिशियल लेटर की। अब डेमी ऑफिशियल लेटर में क्या है, ये साथियों आपका यूज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में। मान लो एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर को अगर कोई चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है पर्सनल अटेंशन के लिए। ठीक है, उनको कुछ ध्यान दिलाने के लिए। ठीक है, कोई पर्सनली अगर उनको अटेंशन के लिए कोई मैसेज करना है, किसी सिचुएशन के बारे में बताना है, तो वो एक डेमी लेटर होता है। क्या होता है वो, डेमी ऑफिशियल लेटर। फुल उसका नाम बोला जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर। तो क्लियर है, कुछ और भी पॉइंट है इससे रिलेटेड। इसको एक फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है, ये भी याद रखना आप। ये जो एड्रेस किया जाता है ना किसी मिनिस्टर के द्वारा या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, कोई मिनिस्ट्री होगी, कोई डिपार्टमेंट होगी, कि उसका जो ऑफिसर होगा वो जो दूसरे ऑफिसर को लेटर लिखेगा ना, वो 1 या 2 लेवल डाउन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 या 2 लेवल डाउन चल जाएगा वो, अगर उसका लेवल है तो उन्हीं को ये डेमी ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 लेवल डाउन से होगा ना तो उनको डेमी ऑफिशियल लेटर नहीं लिखा जाता फ्रेंडली टोन में। ठीक है, क्योंकि उनको तो फिर या तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, एक तरह से अलग ही नोटिफिकेशन आपको वो देखने को मिलती है। ठीक है, चलो ऑफिस मेमोरेंडम की बात करेंगे। आपका ओएम बोला जाता है इसको। आप बहुत सारे गवर्नमेंट के नोटिस पढ़ोगे, ओएम नंबर देखने को मिलेगा आपको। तो ये ओएम का मतलब होता है ऑफिस मेमोरेंडम। अब सोचो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये अदर डिपार्टमेंट्स की करस्पॉन्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ को दी जानी है। फॉर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम और कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू इट्स एम्प्लॉयज़ आपका ऑफिस मेमोरेंडम जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर। 4th बात करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल नोट। अब ये इंटर डिपार्टमेंटल नोट का मतलब पता क्या होता है, अब आपको 2 चीज़ें समझाऊंगा मैं। जब आपको लगेगा ना इंटर और एक होता है इंट्रा। एसबीआई की नेट बैंकिंग यूज़ की है ना, तो उसमें एक इंटर बैंक होता है बैंक अकाउंट, एक इंट्रा बैंक अकाउंट होता है। तो इंट्रा को हमेशा, इंटर तो ऐसा लगेगा ना जैसे 2 डिपार्टमेंटों में, लेकिन वो अलग अलग होने चाहिए। इंटर वो होता है सेम, जैसे सेम एसबीआई टू एसबीआई करोगे आप तो इंट्रा हो जाएगा। अगर एसबीआई टू पीएनबी या अदर बैंक करोगे तो वो इंटर हो जाएगा। तो इसलिए इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब हो गया 2 अदर डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वेयर 2 डिपार्टमेंट्स हैव कनेक्टिविटी। तो वो क्या करेंगे, वो इंटर डिपार्टमेंटल नोट को या तो फाइल में रिकॉर्ड किया जाएगा या ई फाइल में। ठीक है, उस तरह से। तो सिंपल समझने वाली बात है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फॉर देयर कनेक्टिविटी, तो इंटर डिपार्टमेंटल नोट होता है। 5 पे बात करेंगे ऑफिस ऑर्डर। बहुत काम की चीज़ है, याद करना इसको, है ना, याद रखना अच्छे से। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नॉर्मली इनको यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। कोई आपके इंस्टीट्यूट का निटर का डायरेक्टर है, वो कोई ऑफिस ऑर्डर निकाल के बताएंगे कि भाई कल छुट्टी है या सबको आना है। ठीक है, या कोई डेलीगेशंस ऑफ पावर्स है जो आने वाली है निटर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विजिट करने के लिए, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो कुछ भी वटेवर जो आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है वो ऑफिस ऑर्डर होता है। ठीक है, याद रखोगे इस चीज़ को। अब इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर कोई जैसे रेगुलर लीव को, अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा था उसमें देखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस। मान लो किसी की इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग कर दी अकाउंट ऑफिस से लेके एस्टेब्लिशमेंट,
तो वो क्या होगा, वो आपका एक ऑफिस ऑर्डर जनरेट होगा। अपॉइंटमेंट हुई है या किसी की ट्रांसफ़र हुई है तो भी आपको ऑफिस ऑर्डर बना के देना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई नाम लिखा होगा जॉइंट एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, तो वो क्या होगा, एक ऑफिस ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑफिस ऑर्डर आपकी सबसे काम की चीज़ है, याद रखना। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो सिंपल ऑर्डर है। और ऑर्डर और ऑफिस ऑर्डर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना याद रखते हो उस चीज़ को। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझना। जनरली यूज फॉर रिसीविंग सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस। अगर कोई आप वित्तीय सैंक्शंस लगा रहे हो, फाइनेंशियली सैंक्शंस लगा रहे हो, तो आप एक ऑर्डर यूज़ करते हो। फॉर कम्युनिकेटिंग गवर्नमेंट ऑर्डर इन डिसिप्लिनरी केसेस टू द ऑफिशियल कंसर्न, तो भी एक ऑर्डर होता है। अगर कोई डिसिप्लिनरी कोई केसेस हैं इस तरह से, ठीक है, तो उनमें आपका ऑर्डर यूज होता है। तो ऑर्डर और ऑफिस ऑर्डर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, 6 आपको कम्युनिकेशंस के बारे में हम बता चुके हैं। 6 कम्युनिकेशंस के बारे में हम बता चुके हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक का बटन प्रेस आप ज़रूर करोगे। ठीक है, और जो एस्पिरेंट, ऐसा नहीं है ये वीडियो आपकी सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अलावा काम की नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये पता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि ये ऑफिस प्रोसीजर्स अगर पूछे जाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपके काम आते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नोट करो, इम्पोर्टेंट फॉर अदर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर व्यूअर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 7th बात करेंगे नोटिफिकेशन की। तो मोस्टली नोटिफिकेशंस आर यूज्ड इन नोटिफाइंग प्रमलगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स। देखो, कोई गजेटेड ऑफिसर है, पहले ही सोचो A क्लास ऑफिसर है या B क्लास भी गजेटेड होते हैं कई, तो उनकी अगर प्रमोशन होती है तो एक नोटिफिकेशन निकलती है, उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है तो भी नोटिफिकेशन निकलती है, कोई रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाए जाते हैं तो उनकी नोटिफिकेशन निकलती है। किस में? गजट ऑफ इंडिया में। तो सिंपल आप समझो, आप कोई मान लो कोई एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे RTI एक्ट है, तो वो क्या होगा, वो गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड है भाई। ठीक है, तो वो आपका गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, नोटिफाई करने के लिए। अगर उस चीज़ को प्रमलगेट करने के लिए आपने कोई रूल्स के लिए या किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्म करना है तो वो आपकी नोटिफिकेशन के अंदर आता है, उसको हम नोटिफिकेशंस बोलते हैं साथी। रिजोल्यूशन की बात करेंगे। फॉर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इन इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पॉलिसी, फॉर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इन इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पॉलिसीज। 2 पॉइंट है इसके अंदर, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है या अपॉइंट करनी है कोई कमेटी या कमीशन किसी इंक्वायरी के लिए, तो इस तरह की चीज़ों की जब पब्लिकली अनाउंसमेंट करनी होती है ना, तो एक रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, कि रिजोल्यूशन पास किया है ना। एक जैसे बिल होता है, एक रिजोल्यूशन होता है, तो ये रिजोल्यूशन ही बात कर रहे हैं हम, पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, डिसीजंस की जब गवर्नमेंट लेती है तो, ठीक है, तो एक रिजोल्यूशंस बोला जाता है। रिजोल्यूशंस को क्या है ये भी याद रखना है आपको, आर ऑल्सो पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया। तो गजट ऑफ इंडिया में अगर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछूंगा या आपको मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि गजट में क्या क्या चीज़ आ सकती है। आपका नोटिफिकेशंस भी आ सकता है और आपका रेजोल्यूशंस आ सकता है। ठीक है साथियों, 2 चीज़ें आपने याद रखनी। प्रेस कंपनी के नोट की बात करेंगे। 9th पॉइंट है हमारा ये इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस में। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन इट इज प्रपोज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। एक तो देखो पब्लिसिटी के लिए सिंपली आपने क्या किया, लास्ट में आपको देखा रेजोल्यूशन, नोटिफिकेशन ये यूज़ कर रहे हो आप। लेकिन अगर वाइडली पब्लिसिटी करनी हो ना डिसीजन गवर्नमेंट की, तो आप क्या करते हो, प्रेस का नोट करते हो, न्यूज़पेपर्स में देते हो एक प्रेस नोट की तरह, या एक प्रेस कम्युनिक। तो कम्युनिक क्या होता है, कम्युनिकेशन ही होता है, इसलिए दोनों ऑब्लिक में लिखे हैं, सेम सा ही मतलब है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। 10th कम्युनिकेशन पॉइंट से बात करेंगे हम अगर आपके, तो उसमें इंडोर्समेंट आता है। तो इंडोर्समेंट क्या होता है, ये एक इस तरह की फॉर्म है जो आपकी यूज की जाती है या जिसको आप रिटर्न करते हो ओरिजिनल में सेंडर को, या उसकी रिसीट को ओरिजिनल में या कॉपी को सेंड करते हो अदर डिपार्टमेंट, किसके लिए, ताकि वो उस पर एक्शन ले सके या इन्फॉर्मेशन के लिए। इंडोर्समेंट क्या होती है, एक ENDST नंबर आपने देखा होगा,
तो ये ENDST नंबर क्या होता है, ये दूसरे डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन की तरह भी काम करता है, इसलिए इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है साथियों, 10th हमने करा दिया। अब 11th आपका लास्ट बचा है, दैट इज मिनट्स। तो मिनट्स आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले आता होगा मीटिंग या मिनट्स ऑफ मीटिंग, सॉरी क्या आता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का ही ये मिनट है। तो ये क्या होता है आपका, जितना भी डिस्कशन हुआ किसी मीटिंग में, किसी मिनिस्ट्री के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किस डेट को हुआ, किस टाइम को हुआ, कहाँ पे हुआ, 3 चीज़ें बतानी है। किसने उसको चेयर किया, चेयर करने का मतलब क्या होता है कि चेयरमैन कौन था उस मीटिंग में, ठीक है, हेड किसने किया, और लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट कौन कौन थे वो मेंशन किया जाता है, और कंक्लूजन क्या निकले उस मीटिंग के, मेन होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग के ये वजह। ठीक है, ताकि आपने कोई फर्दर डिसीजन आगे लेना है या कंक्लूजन निकालना है तो वो आपको तभी पता लगेगा जब आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में देखोगे। इस तरह के पॉइंट दिखाई देंगे आपको कि भाई ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ, दैट इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं किसी इंस्टीट्यूट में, डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उस सारी की सारी मीटिंग के आप क्या है, मिनट्स बनाए जाते हैं। उसलिए एक ब्रीफली पता लग जाता है कि मीटिंग में 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग में हमारा ये डिसाइड हुआ। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 11 कम्युनिकेशन के पॉइंट्स बताए हैं, तो आई होप आप सबको याद रखोगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट करस्पॉन्डेंसेस की या रेफरेंसेस की। देखो ये क्लास आपकी, जैसे ही आपकी ये क्लास ओवर होगी कुछ टाइम के बाद आपको PDF देखने को मिलेगी हमारे प्लस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो भी हमारे प्लस मेंबर्स हैं उनके लिए ये आपको PDF देखने को मिलेगी। तो साथियों डिफरेंट करस्पॉन्डेंसेस या रेफरेंसेस की बात करते हैं तो करस्पॉन्डेंस विद अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, इसका मतलब होता है आपका कि हम यहाँ पे बात करेंगे अब कि किस तरह से किस डिपार्टमेंट के बीच में, ऑफिस के बीच में कोई जो करस्पॉन्डेंसेस या रेफरेंसेस समझते होंगे आप, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, समझ में आएगा इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर कोई जैसे अटैच ऑफिस है या सबऑर्डिनेट ऑफिस है, जैसे बड़े ऑफिस का कोई छोटा ऑफिस है, तो उसमें क्या होगा, नोट की, ईमेल की, ई-फाइल की तरह हम क्या कर देंगे, उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किस में बात की है, अटैच्ड ऑफिस या आपके सबऑर्डिनेट ऑफिस में। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा है अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रेफरेंस करनी हो तो किससे बात करनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। याद रखना इस मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के क्या करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस उनको देना पड़ेगा, उनको रेफरेंस करना पड़ेगा, मतलब उनको आपको राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बात कर सकते हैं। इन बात करने का मतलब समझ आया ना, टेलीफोन कॉल नहीं, बात करने का मतलब आपकी बात अगर उन तक पहुंचानी है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरीज जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, UPSC है, अगर इनसे बात करनी है तो वो जो रेफरेंस है, मतलब चैनल क्या होगा, कोई भी लेटर है वो आपको किसको लिखनी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। ठीक है, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी लिखा मिल सकता है कई बार आपको ये, और नहीं तो आपको याद रखना है सिंपल PS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी। ठीक है, जो उस कमीशन का सेक्रेटरी होगा ना उसको लिख दो आप समझ जाओ आपकी लेटर UPSC को चलेगी, आप समझ लो आपकी लेटर इलेक्शन कमीशन को चलेगी। ठीक है, ये आपका रेफरेंस का तरीका होता है। तो अभी हमने आपको कितने रेफरेंस बताए, डिपार्टमेंट्स के बीच में बताया, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज के, आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया, रेफरेंस आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरीज बॉडीज़ हैं उनके बीच में बताया। अब 4th रेफरेंस हम बताएंगे आपको कैग के बारे में। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से अगर रेफरेंस करना है तो किसके थ्रू करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। अब एक चीज़ और लिखी है, अगर डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन है तो जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट हैं उनके, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, अगर डे टू डे, अगर रूटीन वर्क के इनकी बात होती है जब। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है कि डेली रूटीन में इनसे है तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसके थ्रू करेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलो
अब नेक्स्ट रेफरेंस बात करेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेटर से यूटी का याद आया होगा आपको, है ना, बिकॉज नेटर किस में है आपका, यूटी चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो यूटी में कैसे होता है, यूटी में अगर करना हो ना तो आपको सेक्रेटरी को लिखना है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है ना, तब आपको चीफ सेक्रेटरी को लिखना है, किसके, एडमिनिस्ट्रेटर के। सॉरी मिस्टेक है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। सेक्रेटरी को लिखोगे, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है तो चीफ सेक्रेटरी को लिखोगे, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर को लिखोगे, ठीक है। चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज प्रशासक कौन है, जो पंजाब का गवर्नर होता है, क्लियर। जो पंजाब का गवर्नर होता है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। तब आप एडमिनिस्ट्रेटर को लिख सकते हो या चीफ सेक्रेटरी को लिख सकते हो, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस की बात होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आप किस तरह से करोगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे करोगे भाई, हर एक डिपार्टमेंट का स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी होता है तो उनको लिखा जाता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अटेंशन वाली बात है, इम्पोर्टेंट, आपकी अर्जेंट कोई चीज़ है, तो आप चीफ सेक्रेटरी को लिख सकते हो। किसको लिख सकते हो, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, CS को। ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कभी करस्पॉन्डेंस करनी है। हाँ, एक देखो डेमी ऑफिशियल लेटर भी आप लिख सकते हो चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन ये लेवल क्या है आपका, जॉइंट सेक्रेटरी से बिलो नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी से डाउन लेवल के हो तब आप डायरेक्ट टू चीफ सेक्रेटरी नहीं करस्पॉन्डेंस कर सकते, तो आपको मिनिमम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए, तब आप चीफ सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उन्हें लेटर लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये। चलो नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस होगी आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट की। अब आपने यहाँ पे याद करना है, अब आपके दिमाग में आएगा लोकसभा का चेयरमैन हो गया, है ना, स्पीकर हो गया, राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, इनको लिखेंगे। तो आप देखना ऐसा नहीं होगा, उनके सेक्रेटरीज को लिखा जाएगा, उनके स्पीकर या चेयरमैन को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछूंगा मॉक में, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे आपके करस्पॉन्डेंसेस विद फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोचो आपने USA गवर्नमेंट से बात करनी है, कोई इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपका UNO है, इस तरह से बात करनी है, ILO है, इनसे बात करनी है, तो वो करस्पॉन्डेंस आप समझ रहे हो ना। करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है, करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि उनको अगर आपने कम्युनिकेट करना है उनके बीच में, तो आप थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है आपका एक्सटर्नल अफेयर्स को बोलते हैं हम विदेश मंत्रालय, ठीक है। क्या बोलते हैं, विदेश मंत्रालय। तो इसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में करस्पॉन्डेंसेस करनी है तो यू हैव टू गो थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आपने याद रखना है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस की बात होगी आपकी, ये मैंने बता ही दिया आपको, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे आपके टारगेट डेट फॉर रिप्लाई। अच्छा, आप जितनी करस्पॉन्डेंसेज है ना वो मैंने आपको बता दी, करस्पॉन्डेंसेज हैं आपकी या आपके साथियों रेफरेंसेज हैं, वो हम सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। किस किस के बीच में बताई थी, चलो थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ, किस किस के, विद इन डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट्स के बीच में, और नेक्स्ट जो था आपका किसी अदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के बीच में, तीसरा था आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर करना है तो, फोर्थ पे था आपका कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको करना है तो, फिफ्थ पे आपको बताता हूँ जैसे कैग को अगर करना है तो, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करना है तो उसका भी बताया था, ठीक है। स्पीकर या चेयरमैन लोकसभा या विधानसभा इनको करना है तो वो बताया, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में करना है तो वो हमने बताया,
ठीक है। आपने क्या करना है, एक एक दो दो लाइन के पॉइंट है वो दोबारा आप वीडियो के बाद में पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाएंगे ना इस 6th चैप्टर से तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक टारगेट डेट फॉर रिप्लाईज भी होती है क्या? होती है। एक ये टाइम लिमिट होती है जो आपको ऑर्डिनरली क्या होता है, ये स्पेसिफाइड होती है कि भाई टाइम स्टिपुल तो आपके एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने रिप्लाई करना होता है। जैसे मान लो 30 डेज़ है, ठीक है, विद इन 5 डेज़ आपको कुछ करना है, तो ये सारी की सारी एक टारगेट डेट ऑफ रिप्लाईज होती है, ठीक है। अब मॉक क्वेश्चंस की बात है, तो मॉक क्वेश्चंस का जवाब अब वो बच्चे अच्छे से देंगे जिन्होंने थ्योरी अभी पढ़ी, ठीक है। तो चलो करें स्टार्ट। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने में आप कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। चलो, अच्छी ना लगे तो लाइक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। In case of correspondence with foreign government, instructions issued by the desk from time to time are to be followed. अभी पढ़ाया है, आपको याद होगा ये। ऑप्शन है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आंसर देने में आपको आई थिंक सेकंड लगेगी, बस आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे एक वो लेटर जो फर्स्ट पर्सन लिखता है पर्सनली एंड फ्रेंडली टोन में, ठीक है, फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है, और इसको उस ऑफिसर से जो दूसरा ऑफिसर है उन दोनों के बीच में क्या है, 1 या 2 लेवल से बीच की डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनका, उसको वो लेटर लिखा जाता है। तो अगर कोई फ्रेंडली टोन वाला कह देना और पर्सनली लिखने का बोल दे तो आपका दिमाग घूम जाना चाहिए। डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है, डमी नहीं है भाई, इसको याद मत रखना कि डमी, ये डेमी है, ठीक है, डेमी ऑफिशियल बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को यहाँ पे, फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन मीन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस आपने इशू करने हैं, जैसे रेगुलर कोई छुट्टी आपको किसी को ग्रांट करनी है, काम का बंटवारा करना है एम्प्लॉयज़ या सेक्शंस या ऑफिसर्स के बीच में, अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र की बात करनी है, तो क्या होता है, ऑर्डर निकलता है, ऑफिस ऑर्डर निकलता है, लेटर लिखा जाता है या मेमोरेंडम? आंसर होगा आपका, आप भी वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो, बाकी मैं आपको बताऊंगा ऑफिस ऑर्डर इसका आंसर हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है आपका। फोर्थ में बात करेंगे आपके, जनरली आपको बताना है सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सेक्शंस अगर होती हैं तो आप क्या इशू करते हो, ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, लेटर या मेमोरेंडम। अब ये बात आपको बतानी है। तो ये साथियों आपका क्या होता है, ये आपका एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सेक्शंस होती हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज फॉर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट। अच्छा, पब्लिकली अनाउंस करना है कोई जो गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ है, कोई पॉलिसी बनाते टाइम कोई इंपॉर्टेंट मैटर है अगर पॉलिसी का, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करती है डिसीजन की, तो वो ऑफिस ऑर्डर में करेगी, मेमो में करेगी, रिजोल्यूशन में करेगी या नोटिफिकेशन में करेगी। अब इस क्वेश्चन को ना मैं होमवर्क छोड़ता हूँ आपके लिए, ये दोनों तो है नहीं, अब आपने बताना है क्या रिजोल्यूशन है या नोटिफिकेशन है, ठीक है। आपके आंसर का हम वेट करेंगे। राइट आंसर होगा फर्स्ट, जिसका राइट आंसर आएगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। चलो, A record of discussions is prepared immediately after the meeting। रिकॉर्ड बना दिया जाता है भाई मीटिंग के बाद में और सर्कुलेट कर दिया जाता है जो भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री उससे कंसर्न्ड है। तो वो बताओ क्या होता है, मीटिंग का बताया था आपको। लेकिन अगर देखो जो केवल मॉक टेस्ट के एमसीक्यू देखने के लिए बैठा है ना बच्चा, उसको लगेगा अब यार मीटिंग नोट्स भी हो सकता है शायद ही, क्योंकि उसको इतना तो शायद पता होगा कि ये तो नहीं होंगे, बट मीटिंग नोट सोचेगा चल यार मीटिंग नोट हो सकते हैं, बट वो होते क्या हैं साथियों, वो आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। तो ये आंसर होगा इसका, मिनट्स आंसर होगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में बात करेंगे, द रेफरेंसेस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेड बाय। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से बात करनी है, बताओ कैसे करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, होम मिनिस्ट्री और पीएमओ। देखो साथियों ये तो है नहीं, ये और ये हो सकते हैं। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पूरा नाम नहीं है मिनिस्ट्री का पूरा नाम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
8th क्वेश्चन की बात करते हैं। जितनी भी रूटीन नेचर की कम्युनिकेशन है, चाहे वो बिजनेस के पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की हो या किसी चीज़ की हो, जिसमें आपको क्या होगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, रूटीन नेचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तब आपको किससे करस्पॉन्डेंस करनी है, चीफ सेक्रेटरी से करनी है, सेक्रेटरी से करनी है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से करनी है, या प्रेसिडेंट से करनी है। रूटीन नेचर की बात है, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन भी मैं आपको आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ आपको कि यूटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा नहीं, प्रेसिडेंट होगा नहीं, इन दोनों में से बताना है, ठीक है। आपके लिए इजी कर दिया है, ए बताओ या बी बताओ, है ना। चलो, तो साथियों ये हमारी क्लास थी ऑफिस प्रोसीजर की। पहले भी आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 6 क्लास आपको ये देखने को मिली, और बहुत ही जल्द हम ऑफिस प्रोसीजर का चैप्टर अच्छी तरह से क्लोज कर देंगे। फिर कभी भी अगर हम बात करेंगे ऑफिस प्रोसीजर की, ठीक है, अगर हम कभी भी फिर इसके मामले में बात करेंगे तो वो हम केवल बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में, मॉक टेस्ट में, ठीक है। बस थ्योरेटिकली हम फिर बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो साथियों आपने अभी करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखो, फिर आप क्वेश्चंस को खुद से करने की ट्राई करो। मॉक टेस्ट या पीडीएफ अगर आपको चाहिए होती है इन क्लासेस की, तो हमारे प्लस मेंबर ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाती है, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जितनी भी रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो साथियों बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।